और इस टकराव से लगभग प्लेन की 2 टुकड़े हो जाते हैं। 45 में से लगभग 5 लोगों की वही डेथ हो जाती है। कुछ लोगों के पैर कटकर अलग हो जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर तो रॉड ही घुस जाती है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है। सारे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये बात है 1972 की। उरुग्वे में एक ओल्ड क्रिश्चियंस नाम की रग्बी टीम रहती थी और ये जो टीम है वो हर साल अपनी पूरी फैमिली के साथ अक्टूबर के मंथ में सैंटियागो चिली की ओर जाती थी। अब ये जो सैंटियागो चिली है वहाँ पे एक ओल्ड बॉयज़ नाम का टीम रहता था जिसके साथ ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली मैच करते थे और वही जो पूरी फैमिली है उसकी भी काफ़ी अच्छी खासी वोकेशन हो जाती थी। उरुग्वे से चिली लगभग काफ़ी ज़्यादा दूर है और वही जो सैंटियागो चिली था उसके आजू बाजू में ही एक एंडीज नाम की चोटी रहती थी और ये जो चोटी है वो लगभग बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसकी हाइट लगभग 15,000 फुट तक की होती है और ये हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती थी। अब ये जो एंडीज की चोटियाँ हैं यहीं पर ये सारी घटनाएं होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये समय था 12 अक्टूबर जब ये पूरी टीम अपनी पूरी फैमिली के साथ उरुग्वे के स्टेशन से एक मिलिट्री प्लेन लेकर सैंटियागो चिली की ओर निकल पड़ते हैं और इस मिलिट्री प्लेन में उस टीम के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली होती है जिसे मिलाकर 45 लोग होते हैं और वही 2 पायलट होते हैं जिसमें से जो मेन पायलट होता है जिसका नाम फेरिडास होता है और ये जो फेरिडास था उसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी प्लेन उड़ाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वही जो को पायलट होता है जिसका नाम रघुरारा था और ये जो रघुरारा होता है उसे प्लेन उड़ाने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन जो फेरिडास होता है वो प्लेन का पूरा कंट्रोल रघुरारा को दे देता है ताकि रघुरारा भी इस तरह के सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से प्लेन को हैंडल कर सके। अब ये सारे लोग उरुग्वे के स्टेशन से चिली की ओर निकल पड़ते हैं लेकिन ये जो सफ़र था ये इनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो जो प्लेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगाने लगता है। जो वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगता है जिसके कारण जो फेरिडास होता है वो ये सारी सिचुएशन को समझता है और को पायलट को कहता है कि हम लोग अर्जेंटीना के मेंडोजा में लैंड करा लेते हैं। ये लोग वैसा ही करते हैं, अर्जेंटीना के मेंडोजा में लैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो पूरी फैमिली होती है वो वेदर ठीक होने तक का वेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो पूरी फैमिली होती है वो शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शैम्पेन, चॉकलेट्स और नगेट वगैरह खरीदते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो शैम्पेन और जो चॉकलेट और नगेट्स हैं यही आगे चलकर इनकी जान बचाने वाला है। अब मेंडोजा में इन्हें लगभग 1 दिन बीत जाता है क्योंकि जो वेदर था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। अब ये लोग दूसरे दिन जब वेदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो ये लोग मेंडोजा से सीधे चिली की ओर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, जो मेंडोजा से लगभग चिली जाने तक का जो सफ़र है वो लगभग 19 से 20 मिनट तक का होता है। अब जैसा कि मैंने कहा जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था, वेदर पूरी तरीके से ठीक नहीं था। इसके कारण जो रघुरारा होता है उसे लगने लगता है कि हम लोग शायद चिली पहुंच चुके हैं। अब ये जो रघुरारा था वो सीधे ही सैंटियागो के हेड ऑफिस में कॉल करता है और उन्हें कहता है कि हम लोग चिली पहुँच चुके हैं, हमें लैंड करने की परमिशन दे दें। अब यहाँ पे जो हेड ऑफिस का बंदा होता है वो सोचने लगता है कि जो मेंडोजा से लगभग चिली तक का सफ़र तो 19 से 20 मिनट तक का है, लेकिन जो रघुरारा है वो लगभग 5 मिनट बाद ही उन्हें कॉल करता है और उन्हें कहता है कि हम लोग चिली पहुंच चुके हैं। लेकिन जो हेड ऑफिस का बंदा था वो इस बात को ध्यान नहीं देता और उन्हें कहता है कि तुम लोग 10,000 फीट अपने प्लेन को नीचे ले आओ और तुम लोग चिली में लैंड कर सकते हो। अब ये जो रघुरारा था वो लगभग ऐसा ही करने लगता है। लेकिन जो फेरिडास होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट था, लेकिन इसे भी इन सभी सिचुएशन के बारे में समझ में नहीं आता है। अब ये जो रघुरारा था वो लगभग 10,000 फीट अपने प्लेन को नीचे ले आता है और जैसा कि मैंने कहा कि उसके बीच में एक एंडीज की चोटियाँ पड़ती है और ये जो चोटियाँ हैं वो लगभग 15,000 फुट तक की ऊंचाई तक है और इसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा बर्फ है, इधर उधर बर्फ बिखरे हुए हैं। चोटियाँ की जो सिरे होती हैं वो लगभग लंबी लंबी निकली हुई है। अब ये लोग चिली की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनका ये जो सफ़र था ये लगभग ख़त्म होने वाला था क्योंकि जो प्लेन होता है वो एंडीज की चोटियों से बहुत ज़ोर से टकराता है और इस टकराव से लगभग प्लेन की 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक जो प्लेन होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर के बर्फ़ में धंस जाता है।
और एक जो टुकड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा दूर एकदम स्लाइड करते हुए पूरे बर्फ़ में फैल जाता है। और जब ये प्लेन बर्फ़ में गिरता है तो 45 में से लगभग 5 लोगों की वही डेथ हो जाती है और बाकी जो बचे खुचे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं। कुछ लोगों के पैर कटकर अलग हो जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर तो रॉड ही घुस जाती है और वही कुछ लोगों के हाथ भी कटकर अलग हो जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है। सारे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और जितने भी बचे खुचे जो लोग होते हैं जो कि होश में होते हैं वो सारे लोग जितने भी पैसेंजर थे उसे घसीटते हुए बाहर ले आते हैं, क्योंकि जो प्लेन था उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग की बदबू आ रही थी जिससे लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं प्लेन ब्लास्ट ना हो जाए। अब ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वेट करने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो एंडीज की चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई होती है और ये जो चोटियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है जिसके कारण जो हवाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और ये लोगों के पास हैवी जैकेट भी नहीं था और कुछ बूट्स भी नहीं थे जिसके कारण ये लोग बाहर कुछ देर तक वेट करते हैं। बाहर इन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है जिसके कारण मजबूरी में इन्हें वापस प्लेन के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि बाहर पूरी तरीके से बर्फ जमा था। अब ये लोग एक कोना लेकर के बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है इसके बारे में सभी लोगों को ऑलरेडी खबर हो गई होगी और आज रात की ही बात है और सारे के सारे जितने भी सर्वाइवल टीम्स होंगे वो शायद इन्हें लेने वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचना इनकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और ये लोग आपस में 5 सैंपल लेते हैं और उसे बांट लेते हैं और उसे पीकर सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम में ये लोग आपस में फिर से डिस्कशन करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर हम किसी तरीके से सिग्नल्स बाहर भेज सकें तो उन्हें खोजने में हमें और ज़्यादा आसानी होगी। इसमें से कुछ लोग कहते हैं जो कॉकपिट है वहाँ पे एक रेडियो पड़ा होता है और उस रेडियो के जरिए अगर हम लोग सिग्नल भेज दें तो हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें से जो एक बंदा होता है वो कॉकपिट की ओर चला जाता है और जब ये बंदा कॉकपिट में पहुँचता है तो वहाँ पे वो को पायलट रघु रारा को देखता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके अंदर 2 रॉड घुसे हुए थे। अब ये जो रघु रारा होता है वो उस बंदे से कहता है तुम्हारे पीछे राइट साइड में एक गन पड़ी हुई है, उस गन को उठाओ और मुझे गोली मार दो क्योंकि ये जो दर्द है वो मुझसे और सहा नहीं जाता। लेकिन वो जो बंदा होता है वो ऐसा नहीं करता है और वो वापस सभी लोगों के पास लौट आता है क्योंकि जो कॉकपिट है वहाँ पे जो रेडियो होता है वो बुरी तरह से डैमेज होता है और ये जो बंदा होता है वो लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे झूठ कह देता है और कहता है मैंने सिग्नल भेज दिया है और जल्द से जल्द सर्वाइवल टीम्स आती ही होगी, जिससे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और इसी रात में लगभग 5 लोग और उसके साथ साथ जो को पायलट था उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जब सुबह हो जाती है तो ये सारे लोग जितने भी डेड बॉडीज होते हैं उन सभी डेड बॉडीज को बाहर बर्फ में फेंक देते हैं और ये लोग फिर से डिस्कशन करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ ही चीज़ें हैं जिसमें से 3 सैंपिन थी और जितने भी नगेट्स और जो चॉकलेट थे उन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर कर एक जगह रख लेते हैं और एक बंदे को दे देते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि तुम सारे लोगों को बराबर बांट देना और वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब ये लोग जब आपस में डिस्कशन करने लगते हैं तो इन्हें ये भी पता चलता है वो जो बंदा रेडियो में सिग्नल भेजने की बात कर रहा था वो भी झूठ था क्योंकि जो रेडियो है वो पूरी तरह से डैमेज है। अब इसमें से जो एक बंदा होता है उसे थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम आता था, वो कॉकपिट से रेडियो को लाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है और वो जैसे तैसे रेडियो को ठीक कर लेता है। लेकिन इनके सामने एक और प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो रेडियो होता है वो ठीक तो हो जाता है लेकिन ये लोग उससे सिग्नल्स नहीं भेज पा रहे थे। जो रेडियो था उसमें केवल कुछ ही न्यूज़ चैनल चल रहे थे। अब ये लोग क्या करते हैं उस न्यूज़ चैनल को सुनने लगते हैं। उन्हें एक न्यूज़ ऐसी मिलती है जो कि उनके काफ़ी ज़्यादा काम की थी। उसमें ये न्यूज़ आ रहा था उरुग्वे से सैंटियागो जाने वाली जो प्लेन है वो बीच में कहीं खो गई है और उसे ढूंढने के लिए जितने भी सर्वाइवल टीम्स हैं वो आपस में लग गए हैं। ये न्यूज़ सुनने के बाद उन लोगों के अंदर एक उम्मीद नज़र आती है। अब देखते ही देखते 2 से 3 दिन और
बीत जाते हैं और इसमें से 2 से 3 लोगों की और डेथ हो जाती है। अब इसमें लगभग 33 पैसेंजर ही होते हैं जो कि बचे हुए होते हैं और कुछ दिन बाद इनके ऊपर से सर्च ऑपरेशन की जो टीम होती है उसकी जो प्लेन होती है वो उनके ऊपर से गुजरने लगती है। अब ये लोग वहां पर से बहुत सारे सिग्नल्स भेजने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन की टीम होती है वो उन्हें नहीं देख पाती है। इसका भी एक रीजन होता है, जो बर्फ थी वो काफी ज्यादा व्हाइट थी और वही जो प्लेन था उसका भी कलर पूरी तरीके से व्हाइट था, जिसके कारण जो सर्च ऑपरेशन की टीम होती है वो उन्हें नहीं देख पाती है। अब देखते देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं और इन्हें रेडियो में ये न्यूज मिलता है, जो सर्च ऑपरेशन की टीम थी उन्होंने इन्हें सर्च करना बंद कर दिया है। अब ये सुनने के बाद सारे लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये लोग आपस में फिर से डिस्कशन करने लगते हैं। इसमें से जो 2 बंदे होते हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो बाहर डेड बॉडीज पड़ी है उन्हें हमें खा लेना चाहिए और अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो 3 से 4 दिन बाद हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जिसके कारण हम लोग चल फिर भी नहीं पाएंगे। अब इसमें से जितने सारे बंदे होते हैं वो लोग इस चीज का विरोध करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि बाहर मेरी मदर, मेरी सिस्टर पड़ी हुई है, हम लोग उन्हें कैसे खा सकते हैं। अब ये लोग फिर से आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा, क्योंकि हम लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो वैसे ही बाहर से कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कि हमारी मदद करने वाले हैं और हम लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसे बाहर डेड बॉडीज पड़ी हैं। अब इसमें से जो 2 बंदे होते हैं वो सुबह होते ही ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और जो ईस्ट होता है उधर काफ़ी ज़्यादा बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ था। दूर दूर तक केवल बर्फ का मैदान दिख रहा था, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और शाम होते के साथ ही वो जो दोनों बंदे होते हैं वो वापस प्लेन की ओर आ जाते हैं। अब जब रात हो जाती है तो इसमें से जो एक बंदा होता है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, वो ग्लास का जो टुकड़ा होता है उसे लेता है और जो डेड बॉडीज होती है उसे काट काट कर अलग करने लगता है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता है और प्लेन के ऊपर सुखा देता है और कुछ देर बाद जब वो बॉडीज की टुकड़ी सूख जाती है, जो बंदा होता है वो उस प्लेन के ऊपर जाता है और जो वो डेड बॉडीज के जो टुकड़े थे उसे मुंह में रखकर निगल लेता है। अब इसे देखने के बाद वहां पर 2 जो बंदे होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। अब इन सभी लोगों को देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी बॉडीज को खाने लगते हैं। अब दिन जो होती है वो ऐसे ही बीतने लगती है और उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। कुछ लोगों के वेट 80 किलो से लगभग 40 से 30 केजी तक हो जाते हैं। उनकी जो हालत होती है वो सचमुच बहुत ज़्यादा खराब होती है। अब ये लोग आपस में फिर से डिस्कशन करने लगते हैं और कहते हैं कि जो ईस्ट है उधर तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, लेकिन जो वेस्ट साइड है उधर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। कहीं ना कहीं उन चोटियों के ऊपर अगर हम लोग पहुँच जाएँ तो हमें कुछ ऐसा चीज़ दिख सकती है जिसकी हमें उम्मीद है। अब इनका जो प्लान होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। अब इसमें से जो 3 बंदे होते हैं वो वेस्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये जो 3 बंदे होते हैं उनकी कंडीशन ही काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, बाकी लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है। लेकिन जो बाहर का वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, जिसके कारण सभी लोग फिर से डिस्कशन करने लगते हैं। अब देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इनके बीच एक और प्रॉब्लम होती है और ये जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि जो बर्फ़ की टुकड़ी होती है वो ऊपर से सीधे इनके प्लेन के ऊपर गिरती है और ये जो प्लेन होता है वो बुरी तरीके से डैमेज होता है, जिसके कारण लगभग 8 लोगों की वही डेथ हो जाती है और इन सभी बॉडीज़ को ये लोग वापस से बाहर रख देते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इन तीनों को उस वेस्ट की साइड उन चोटियों के ऊपर जाना था।